नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा जो अध्याय चल रहा है, अध्याय 3 राजकीय आय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आधी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम दोस्तों इस राजकीय आय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी में ठीक प्रतिशत हिस्सा, मतलब शेयर स्थिर भाव पर कितना कितना है। स्थिर भाव मतलब जिसमें दोस्तों महंगाई शामिल नहीं होता है। आधार वर्ष के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है और आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था। ठीक, तो आधार वर्ष 2011-12 के अकॉर्डिंग कितना हिस्सेदारी है तीनों क्षेत्र में, वो दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं अध्याय 1 में आर्थिक समीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको ये वाला डेटा याद नहीं करना है, ये वाला डेटा भी याद नहीं करना है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। आपको याद करना है 2024-25 का। 2024-25 का याद करना है कि हमारे पूरे जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितने हैं, तो 16.80%। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 47.90%। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 35.30% योगदान है। इसको एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। जैसे कोई राज्य सीजी राज्य है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य 100 रुपए कमाता है एक वित्तीय वर्ष में। कितना? एक वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य 100 रुपए कमाता है। मतलब हमारे राज्य का जो इनकम है, आय है, वो 100 रुपए है। इस 100 में से मेरे दोस्तों, इस 100 में से 16 रुपया 80 पैसा, 16 रुपया 80 पैसा कृषि क्षेत्र से आया है। कृषि क्षेत्र से आया है। कृषि क्षेत्र से 16 रुपया 80 पैसा आया है। उसी प्रकार दोस्तों मैं उद्योग क्षेत्र से बात करूं तो उद्योग से कितना पैसा आया होगा, उद्योग से, ठीक, तो उद्योग से आया है आपका 47 रुपया 90 पैसा रुपया आया है। 47 रुपया 90 पैसा आपके उद्योग क्षेत्र से आया है। उसी प्रकार दोस्तों आपके मैं सेवा क्षेत्र की बात करूं, सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र से 35 रुपया 30 पैसा आया है। ऐसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया है छत्तीसगढ़ के पास, तो उद्योग क्षेत्र से। देखिए 47 रुपया 90 पैसा, तो सबसे ज्यादा पैसा हमारे राज्य को कौन दे रहा है, तो उद्योग क्षेत्र दे रहा है। उसके बाद दोस्तों सेवा क्षेत्र पैसा देता है राज्य को। सेवा क्षेत्र कितना देता है, तो 35 रुपया 30 पैसा देता है। और सबसे कम कृषि क्षेत्र देता है, गरीब आदमी। ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा हमारे जीडीपी में। हमारे जीडीपी 100 रुपए है। हमारे छत्तीसगढ़ जीडीपी का 100 रुपए है। हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा जीडीपी कितना है, तो 100 रुपया। उसमें से 16 रुपया कृषि क्षेत्र से, 47 रुपया उद्योग क्षेत्र से, 35 रुपया सेवा क्षेत्र से। ऐसे सरल शब्दों में याद कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों ये 2019-20 का फिगर दिया हुआ है, इसको याद नहीं करना है, मैं कट कर देता हूं इसको। तो आपको याद करना है इसके नीचे वाला जो फिगर है, ये 2024-25, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। वही है दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझाया गया है। वही है कि 16 रुपया 80 जो पैसा परसेंट है, 16.80% है, ये कृषि क्षेत्र का योगदान है। और 47.90% है दोस्तों, ये आपका उद्योग क्षेत्र का योगदान है। उद्योग क्षेत्र का योगदान है। 35.30 है दोस्तों, ये आपका सेवा क्षेत्र का योगदान है। जी, सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक, ये सर्कल के माध्यम से समझाया गया है। देखिए इतना पूरे एक गोला पूरा अपने आप में 100% है। 100% से दोस्तों इतना परसेंट 16 सिर्फ काला वाला रीजन, काला वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रीन वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ा देखिए कम से कम आधा, सबसे बड़ा दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, पैसा ही पैसा उद्योग क्षेत्र से आता है, 47.90%। ठीक, ये फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों अग्रिम प्रचलित भाव पर अग्रिम बोल रहा है, तो प्रचलित भाव पे हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं
कि 10.89% की वृद्धि हो रही है, कल भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अब ये वाला डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कट कर देता हूं आपको दोस्तों। ये वाले जो डेटा है जी, इसको एग्जाम में जीवन में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो इसको नहीं पढ़ना है। ये वाला जो फिगर है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को पढ़ना होता है, ठीक ना। चलिए, हाँ देखिए, अब दोस्तों मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। कल हम कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के वृद्धि के बारे में, वृद्धि प्रतिशत के बारे में चर्चा किए थे, जो कि दोस्तों किसमें, स्थिर भाव पर किए थे। आज हम दोस्तों कृषि क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि क्या है, सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि क्या है, उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रचलित भाव पर देखेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, यहाँ पर लिखिए प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भाव पर कितना है, 2024-25 में तो 9.27%, 9.27% प्रतिशत वृद्धि है, लिख लेना है। उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितना है, तो 9.22% है प्रचलित भाव पर। ठीक, सेवा क्षेत्र का दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो 13.43% है। अगर मैं जीवीए की बात करूं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको मूल्यवर्धन कहा जाता है, तो मूल्यवर्धन कितना है, तो 10.37% है। अगर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को मैं बाजार मूल्य पे बात करूं, प्रचलित भाव पे बात करूं, तो 10.89% हम चर्चा कर चुके हैं। स्थिर भाव पे कितने हैं, तो 7.51%। ये क्या है, स्थिर भाव पर है, ये प्रचलित भाव पर है, हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाले डेटा को पढ़ना है, इधर के डेटा को नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए अब दोस्तों इस पे अभी हम थोड़ी देर देखें कि विभिन्न क्षेत्र का जीडीपी में क्या क्या हिस्सेदारी है, क्या क्या योगदान है, उसको हम स्थिर भाव पे चर्चा किए थे। अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पे चर्चा करेंगे कि 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है पूरे जीडीपी में, तो 20.07% है। 20.07% कृषि क्षेत्र से आया है प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव में महंगाई भी शामिल होता है, ठीक ना। उद्योग क्षेत्र से कितना आया है, तो उद्योग क्षेत्र से 43.48% प्रचलित भाव पर। सेवा क्षेत्र की मैं बात करूं तो 36.45%, ठीक है, 36.45%। तो ये वाला डेटा याद रखना है। पहले ऐसी जो फिगर में पढ़े हैं गोल वाला, वो स्थिर भाव पर था, और यह दोस्तों प्रचलित भाव पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रचलित भाव, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्रचलित भाव लिखा हुआ है। तो प्रचलित भाव पर 20.07% कृषि क्षेत्र से आया है, मतलब 20.07 कृषि क्षेत्र से आया है। 43.48 कहाँ से आया है, तो उद्योग क्षेत्र से आया है, उद्योग क्षेत्र से। 36.45% दोस्तों आपके सेवा क्षेत्र से आया है जी। ये वाला डेटा आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डेटा याद करना है, याद हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारी चीजों को आपको बहुत थ्योरी है, तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। प्रति व्यक्ति यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन ऊपर में जितना भी डेटा दिए हैं उसके लिए मैं चार्ट बना के लाया हूं आपके लिए। ये चार्ट को आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ये चार्ट को आपको याद कर लेना है जी। देखिए कैसे याद करना है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि 2024-25 स्थिर भाव पर, प्रचलित भाव पर याद नहीं करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्थिर भाव पर पूछा जाता है, तो स्थिर भाव पर ही आपको याद करना होगा, प्रचलित भाव पे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं जी, ठीक ना। वैसे तो बहुत सारे डेटा हैं दोस्तों, सबको याद करते करते हमारा हालत खराब हो जाएगा, तो जितना काम का है उतना डेटा याद करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये हमारे क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कुल जीडीपी, ठीक। ये क्षेत्रवार सर्वाधिक, तो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि किया, कौन सा क्षेत्र न्यूनतम वृद्धि किया, इसके बारे में बताया गया है। देखिए
मैं क्षेत्र की बात करता हूं तो कृषि क्षेत्र की पहली बात करते हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी है इसमें कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 5.38% की वृद्धि हुआ है, हम चर्चा कर चुके हैं। अब कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज आती है, जैसे पशुपालन, वानिकी, चराई, बहुत सारी चीज आता है दोस्तों, ठीक ना। तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा वृद्धि पशुपालन का है। पशुपालन का कितना, 10.02%। तो कृषि क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे वनों की कटाई, पशुपालन, है ना, ये सब क्या है जी, कृषि क्षेत्र में आते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि पशुपालन में हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है कृषि क्षेत्र में 10.202%। और कृषि क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वृद्धि किसमें हुआ है, तो वनो उद्योग में जी, वानिकी बोले चाहे वनो उद्योग बोले, सबसे कम वृद्धि वनो उद्योग में हुआ है 3.96%। राइट, ये डेटा याद होना चाहिए। अब उद्योग क्षेत्र में कितना का वृद्धि हुआ है, तो 6.92% का वृद्धि हुआ है। उद्योग में 6.92% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। राइट, तो उद्योग क्षेत्र में भी बहुत सारे आते हैं। उद्योग क्षेत्र में खनन आते हैं, गैस आते हैं, निर्माण आते हैं, विनिर्माण आते हैं, ये सब क्या है आपको दोस्तों, उद्योग क्षेत्र है। तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति में हुआ है। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति में हुआ है। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति में हुआ है, 9.52%। 9.52% वृद्धि हुआ है। वही कम वृद्धि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। सबसे कम वृद्धि विनिर्माण में हुआ है जी, विनिर्माण 6.12%, 6.12%। ठीक, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र। अब सर्विस क्षेत्र में दोस्तों बहुत सारे सेक्टर होते हैं, इसके क्षेत्र होते हैं, जैसे बैंक हो गया, पर्यटन हो गया, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह हो गया, रेलवे हो गया, बस हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र है। ठीक, तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, जीडीपी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 8.54% का वृद्धि हुआ है। हम याद कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, 8.54% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार होटल एवं जलपान गृह में वृद्धि हुआ है 14.06%। 14.06% सबसे ज्यादा वृद्धि व्यापार, होटल, जलपान गृह में। वही सबसे कम वृद्धि दोस्तों रेलवे में हुआ है। रेलवे में सबसे कम -7.38%। 7.38% सबसे कम वृद्धि रेलवे में देखने को मिला है। अब हम ओवरऑल बात करें दोस्तों, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में ओवरऑल बात करें तो कुल जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, तो 7.51% है, हम पढ़ चुके हैं। 7.51% है ग्रोथ रेट। ठीक, पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, अब व्यापार, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसका हुआ, तो व्यापार होटल का हुआ है। व्यापार होटल एवं जलपान गृह का सबसे ज्यादा, पूरे ओवरऑल में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि व्यापार होटल एवं जलपान गृह का हुआ है। और सबसे कम वृद्धि रेलवे का हुआ जी। रेलवे तो माइनस में है, रेलवे माइनस है, -7.38%। सबसे कम रेलवे, सबसे अधिक होटल व्यापार एवं जलपान गृह का है। ये दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए। इतना डेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ठीक है, तो बस दोस्तों इस राजकीय आय के अंतर्गत आपको इतना ही याद करना था, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रति व्यक्ति आय पे चर्चा करते हैं, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं जी। देखिए, प्रति व्यक्ति आय पे चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम कर देते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। दोस्तों जो प्रेजेंट की जो जनसंख्या है उससे भाग देकर निकाला जाता है क्या आपका। देखिए, जो निवल घरेलू राज्य उत्पाद है ना, मतलब जो शुद्ध जीएसडीपी है, जीएसडीपी। ठीक, इसमें दोस्तों जनसंख्या को भाग देकर निकाला जाता है, तो हम जानते हैं। ठीक,
तो वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर बाजार मूल्य पर 1,62,870 रुपए है। प्रचलित भाव पर 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय है ये, ठीक, अनुमानित है। जबकि वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,48,922 रुपए था। तो कितना प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अब कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? तो 9.37%, इसको याद कर लेना है। 9.37% का वृद्धि हुआ है प्रति व्यक्ति आय में। प्रति व्यक्ति आय में 9.37% का क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है। आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये डेटा भी आपके कुछ काम की नहीं है, ये सब डेटा आपके कुछ काम की नहीं, ये भी कुछ काम की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब ये भी कुछ काम की नहीं है, ठीक। और ये डेटा हम पढ़ चुकी, यही टेबल मैं बना के दिया हूँ। इस टेबल को पढ़ लेना है कि पशुपालन का कितना वृद्धि हुआ, तो 14। फसलें का वृद्धि कितना हुआ है, चलिए इसी को मैं बता देता हूँ। फसलें का प्रतिशत वृद्धि क्या है दोस्तों? प्रतिशत वृद्धि क्या है प्रचलित भाव पे? तो 9.53%, ठीक। पशुपालन का 14.3%, वनोद्योग का 5.07%, मछली का इतना। ये सब याद नहीं, सबसे ज्यादा याद होना चाहिए, सबसे कम याद होना चाहिए। इतना डेटा आपको याद करते रहेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा जी। तो सर्वाधिक न्यूनतम को बस आपको याद करना है, ठीक। इतना डेटा याद करेंगे दोस्तों, याद ही नहीं हो पाएगा। देखो वो प्रचलित भाव पे था, ये स्थिर भाव पर था। इतना डेटा को याद नहीं करना है, न्यूनतम और कम डेटा को बस याद करना है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। कल से मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे चर्चा करेंगे। आज का दिन ये दोस्तों राजकीय आय खत्म होता है। जितना मैं डेटा बताया हूँ उतना ही डेटा आपको याद करना है। इससे ज्यादा डेटा याद करेंगे दोस्तों तो फंस जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक ना। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।